क्षितिज। क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर हम आपकी मुलाकात विश्व के जाने माने लेखकों व विशेषज्ञों से कराते हैं, उनके विचार जानते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको अपने अतिथि से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ हैं उपसला विश्वविद्यालय स्वीडन से पधारे प्रोफेसर हाइंस वर्नर वेस्लेट जी। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपने, चलिए उनके बारे में आपको कुछ और अतिरिक्त जानकारी भी देते हैं। आपने विष्णु पुराण में काल और इतिहास को लेकर पीएचडी किया है। एमए में आपने धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया है और आप यूरोपियन एसोसिएशन में साउथ एशियन स्टडीज के बोर्ड मेंबर हैं। अनेकों पत्र पत्रिकाओं के संपादक हैं, उस मंडल में शामिल हैं। अनेकों प्रकाशनों से जुड़े हैं और विश्व हिंदी सम्मान से 2015 में सम्मानित हो चुके हैं। साथ ही साथ अनेकों और अवार्ड्स भी आप ले चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका स्वागत हम फिर से करते हैं। और शुक्रिया। मैं आपने से पूछने लगा कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं, पर आप मेरे बारे में बात कर रही हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा को तो आप जी, उसके ज्ञाता ही हैं और आप कुछ हद तक, कम से कम मेरे लिए हिंदी एक विदेशी जुबान है। मैंने विदेशी जुबान के रूप में सीखी हिंदी। बिल्कुल। तो हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने में संबंधी कुछ नियमों का बोध जो है वो कराने वाला शास्त्र है व्याकरण। व्याकरण के बिना हिंदी भाषा का अध्ययन करना ही संभव नहीं हो सकता, क्योंकि व्याकरण वह कला है जिसकी सहायता से ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं भी गलतियां करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करता। यह कहाँ तक कारगर है कि व्याकरण के बिना हिंदी को लिखना, पढ़ना, शुद्ध रूप से बोलना, समझना कुछ मुश्किल है। कहाँ तक कारगर है, इस विषय में हम आपके कुछ विचार जानना चाहेंगे। जी हाँ, सबसे पहले मुझे कहना है, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ मॉरिशस आने का मौका मिला दूसरी बार। मैं 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन पर मुझको निमंत्रण मिला यहाँ आने के लिए जी। और अब दोबारा आ रहा हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है। और इस आपके सामने इंटरव्यू करने में भी मुझे खुशी हो रही है। मैंने हिंदी विदेशी भाषा के रूप में सीखी। इसका मतलब है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, पर मैं एक जिंदा, मैं क्या कहूँगा, मिसाल हूँ कि हिंदी सीखी जा सकती है। बिल्कुल। और मैंने कैसे सीखी, पहले देवनागरी लिपि, फिर जैसे आपने कहा था व्याकरण, शब्दावली और वाक्य विन्यास और ये सारी चीज़ें जी, जिनसे आमतौर पर जब हम पहली बार सुनते हैं, हमको ये सीखना है, हमको बैठकर सीखना है वगैरह, फिर इम्तिहान देना है, हमको लगता है ये बहुत बोरियत की चीज़ होगी। पर सब मिलाकर मुझको लगता है, वैसे वो हर जुबान के साथ सही है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ स्थिरता से काम करनी पड़ती है, कुछ प्रेम से भी काम करना पड़ते हैं। वो प्रेम मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है। और किसी तरह से अगर हम अपने को आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ मज़ा भी आता है। और हिंदी के साथ मैं ये कहूँगा, वो मेरे लिए एक तरह से, मैं क्या कहूँगा, एक खेल होता रहा। जिस तरह से हम भाषा सीखते हैं, हर एक भाषा के साथ दूसरी दुनिया खुलती है और आधुनिकीकरण चल रहा है हर जुबान के साथ, न सिर्फ अंग्रेज़ी के साथ या फ्रेंच के साथ या रूसी के साथ या दूसरी जुबानों के साथ। लोग चीनी सीख लेते, खूब हिंदी क्यों नहीं। तो वो मैंने किया था कुछ सालों तक। जैसे आपने कहा था, वो हमारे यहाँ इंडोलॉजी के नाम से एक अजीब सा एक विषय है पश्चिमी दुनिया में, जहाँ लोग भारतीय भाषाएं सीखते हैं
और पहले से 19वीं सदी से जब ये विषय शुरू हुआ यूरोप के यूनिवर्सिटीज़ में, तब से संस्कृत प्रधान होता था। वो मैंने भी किया, मैंने संस्कृत में पढ़ाई की और साथ में हिंदी, साथ में प्राकृत, थोड़ी उर्दू भी सीख ली, थोड़ी गुजराती भी हुई अंदर में, थोड़ी बंगाली भी सीख ली। पर हिंदी के साथ मेरी नौकरी बनी, मैं बार बार आलेख लिखता रहा, अनुवाद करता रहा। तो इस तरह से और पढ़ाने से खासकर मेरी पकड़ आ गई हिंदी में। और व्याकरण का सवाल आपने उठाया जी। व्याकरण सबसे पहले हमको लगता है एक सिद्धांत है, वो काफ़ी सैद्धांतिक है, थियोरेटिकल। जी बिल्कुल। वो तो है एक तरह से, पर जिस तरह से जब हम मान लीजिए एक, जैसे मैंने खेल का नाम लिया था, जिस तरह से आप खेल खेलते हैं ना, उसके अंदर ताश हो या दूसरा कुछ हो, तो उसके अंदर में भी नियम है ना, नीति है। वो नियम हम किसी तरह से अंदर ही अंदर घुस लेते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, जिस तरह से अंग्रेजी में कहा जाता है, उसके आदी हो जाते हैं। उसके आदी हो जाते हैं, बिल्कुल। पहले हम इसकी नकली करते हैं जी, फिर हम उसकी आदी बन जाते हैं, फिर वो हमारी स्वाभाविक वो अभिव्यक्ति बन जाती है। तो वो हिंदी के साथ भी वही है। ठीक है, नियमों को देखना है। कभी शुरू में मैं, वैसे हमारे छात्र जो है यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बड़े हुए लोग हैं, 18 से ऊपर, तो इनको वो नियमों को समझाने में वो मैं क्या कहूँगा, दिक्कत नहीं है। यानी वो इनका इंतज़ार यही है कि वो आप हमको नियम बताएं, कभी कभी यही पूछते हैं। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा अलग है। व्याकरण को इस तरह से सिखाया जाता है कि जाकि इनको पता भी नहीं चलता कि वो एक नियम है। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जहाँ भी बंधन होते हैं वहाँ असुविधा तो होती ही है। अब वो चाहे भाषा में हो, व्याकरण को भी हम एक बंधन ही मान सकते हैं कि उसके बिना जो है आगे चीज़ें सुविधापूर्वक नहीं चलती हैं। तो हिंदी भाषा को बोलने या लिखने की जो प्रक्रिया है वो व्याकरण ही जो है उसे शुद्ध करती है। और इस भाषा को शुद्ध रूप से बनाने के लिए जो है व्याकरण के नियम हमारे सामने आते हैं। तो अब अगर हम उसको बंधन लेके चलेंगे तो असुविधा तो महसूस करेंगे, लेकिन जो सही दिशा होनी चाहिए वो दिशा सही ना हो करके कहीं ना कहीं कुछ अदल बदल जाएगी। इस विषय में आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये बहुत बड़ा एक मामला है। आखिर में स्वतंत्रता, आज़ादी क्या चीज़ है? क्या उसमें कोई नियम नहीं है? क्या हम तब स्वतंत्र हैं जब हम किसी नियम का पालन नहीं करते? देखिए, मैंने खेल का नाम लिया था। जो भी बच्चों का खेल हो, छोटे बच्चों का हो, बड़े बच्चों को, हम भी बड़े बच्चे हैं हमारी उम्र में। मेरी अम्मा अभी तक मुझको बच्चा कहती है, तो तू एक बच्चा है, कभी कभी डांटती भी है वो अभी भी वही है। हाँ, हर एक खेल में नियम होते हैं, सिर्फ हमको पता नहीं चलता कि ये एक नियम है आमतौर पर। और वही है व्याकरण के साथ और भाषा के साथ। पहले हमको थोड़ी सीखनी पड़ती है, पर जब हम एक बार आदी बन जाते हैं तो फिर हम इसको बंधन नहीं समझते हैं। तो इसको लेके ही हम अपने को अभिव्यक्त करते हैं, इसको ही लेके ही हम अपने को स्वतंत्र समझ पाते हैं, इसको ही हम अपनी पहचान महसूस करते हैं। धीरे धीरे वो हमारा एक हिस्सा बन जाती है, कह सकते हैं हम, है ना, एक हिस्सा बन जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप उस बंधन में बंध करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक आप उस बंधन में बंधेंगे नहीं, तब तक जो है आपकी भाषा शुद्ध नहीं होगी। ये भी उसका कारण है। तो व्याकरण की जो बारीकियां हैं उनका ज्ञान जो है वो शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हें भी जो है असली तो वही हैं जो बच्चों को उस बंधन में बांधेंगे, सही रास्ते पर लाएंगे। तो ये शिक्षकों के लिए ये आवश्यक है। और इसका आरंभ भी जो होगा वो प्राथमिक विद्यालय से ही होगा। जी जरूर, क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे उस समय अगर आप उनको शिक्षित करेंगे तो वो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। अगर जब तक आरंभ से उनको देंगे शिक्षा इस विषय में, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, जैसा अभी आपने कहा, कि वो कब सही रास्ते पर आ गए। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो भाषा की नींव पड़ती है, इसे सुदृढ़ करने के लिए आप शिक्षकों से क्या कहना चाहेंगे? मुझको लगता है बच्चों को उदाहरण देना है। उदाहरण से ही व्याकरण सीख लेते, उदाहरण से ही नियमों को सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई संगीत हो या कोई
जो भी इनको पढ़ना है उसके हिसाब से वो नकली करेंगे, इसकी जिस तरह की जुबान उसी टेक्स्ट में है, उसी पार्ट में है, जी पर उसके अनुसार वो सही इनकी जुबान शुद्ध हो जाती है, उनकी भाषा शुद्ध हो जाती है। वैसे हर एक की भाषा में अशुद्धता होती ही है, वो भी मामूली है। और एक ये भी है कि हिंदी आगे बढ़ती है। आजकल कुछ लोग कहते हैं, जैसे दिल्ली में आपको बहुत सुनने में बहुत अक्सर मिल जाएगा, मैंने लगा है, मुझे लगा है की जगह पर। कुछ लोग मानते हैं वो तो ठीक है, हिंदी आगे बढ़ रही है, इनके नियम भी बदलते हैं। यानी बोलने वाले जब फैसला करते हैं थोड़ा सा इस भाषा को बदलनी है, तो फिर वो भी जिसको पहले अशुद्ध मानते थे एकदम शुद्ध हो जाती है, वो भी होता है। बिल्कुल। पर आपकी बात सही है। पहले बच्चों को, शिक्षकों को मेरा क्या अनुरोध होगा, मैं ये कहूँगा, मुझको लगता है बच्चों को सीधे सिद्धांत, व्याकरण का सिद्धांत पढ़ाना बेकार है। मुझको लगता है उदाहरण ही देना है। बाद में ही जब बड़े हो जाते हैं इनकी समझ में आएगी कि मैं इस तरह से क्यों बोलता हूँ या क्यों बोलती हूँ, तो वो बाद में आएगी वो बोध। जी, स्वीडन में आप पढ़ाते रहे जी, तो आपके कुछ ऐसे अनुभव वहाँ के इस दिशा में जो आप हमारे श्रोताओं से बांटना चाहेंगे? जैसे हमारी हिंदी की, हमारा बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें प्राच्य भाषाएं पढ़ाई जाती है जी। उसमें अरबी है, फारसी है, टर्किश है, चीनी है और हिंदी है। और हिंदी इंडोलॉजी के अंदर में संस्कृत भी है। उर्दू इब्तदाई, उर्दू प्रवेशिक उर्दू हम भी पढ़ाते हैं जी। और कई दूसरी जुबानें भी हैं, पश्तो भी है, बलूची भी है हमारे यहाँ। छोटे कोर्सेस हैं, पूरा कोर्स नहीं है, पर दिलचस्पी है हिंदी की तरफ। कुछ लोग मान लीजिए योग दर्शन में दिलचस्पी लेते हैं, कुछ लोग प्रवासी समाज के बच्चे हैं जो अपनी पहचान की खोज में हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं या इंडोलॉजी पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ लोग शायद बॉलीवुड फिल्में पसंद करते हैं, इस वजह से सीखना चाहते हैं वो इन फिल्मों की जुबान। तो सब मिलाकर दिलचस्पी है और होती रहेगी। एक परेशानी ये है, नौकरी कहाँ, बाद में क्या करेंगे। मैं पहले साल से ही बच्चों से ये मेरे बच्चे यानी मेरे छात्र मेरे छात्रों से इस तरह से बात करता हूँ कि देखो भविष्य, अपने भविष्य की तरफ देखो। पर जो मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चों को कहीं ना कहीं नौकरी मिलती है, क्योंकि हिंदी के साथ भी जिसको कहते हैं आंतर सांस्कृतिक संपर्क की क्षमता आ जाती है बच्चों के अंदर में। यानी हमारी दुनिया जल्दी में बदलती है। हर एक समाज से लोग आते हैं प्रवासी के रूप में, और हम कहीं भी जाते हैं हवाई जहाज़ लेके, और इंटरनेट से भी एक तरह से पूरी दुनिया हमारे सामने खड़ी है। और इसके साथ हमको भी समझना है कि इंसान हम सब है। जी बिल्कुल। फिर भी सोचने और समझने में फर्क होता है लोगों में। सबकी शक्ति अलग है। हाँ, और नहीं, वो मैं शक्ति की बात नहीं करता, अलग है लोग जी, और अलग है हम लोग। और इसको देख के हिंदी से यही फर्क है कि लोगों के अंदर में वो बोध आ जाता है कि हमसे अलग कुछ लोग हैं, और फिर इनकी जागरूकता बन जाती है। शिक्षकों को इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों में ये कहूँगा कि आजकल मैं जानता हूँ हिंदी के अंदर में आधुनिकता है, और बच्चों को ये समझनी चाहिए न सिर्फ नाना नानी दादा दादी की जुबान है, पर ये हमारी जुबान है। और अगर हम इस जुबान की नियम बदलना चाहते हैं तो बदलेंगे इस नियम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नियम बदलने के लिए पहले हम स्वयं को बदलेंगे, फिर हम नियम बदल सकते हैं। जो सिखाना चाहते हैं पहले हम सीखेंगे, फिर दूसरों को सिखा सकते हैं। और शिक्षकों भी मैं ये कहूँगा कि पढ़ाने से बहुत फ़ायदा है। मैंने हिंदी ठीक से पढ़ाने से सीख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे शिक्षकों ने, हमारे श्रोताओं ने काफ़ी कुछ आपकी जानकारी से लाभ उठाया होगा। ईश्वर करे हम एक बार फिर मिलें। मुझको भी उम्मीद है कि तो फिर मिले। बिल्कुल, तब आपसे आगे की बातचीत जारी रखेंगे। तब तक के लिए कल्पना को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार।